हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी बच्चों का बेटा फिजिक्स बाय इमरान सर में मोस्ट वेलकम है। आप सबका हम स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि पिछले लेक्चर को आपने वेल प्रिपेयर कर रखा होगा और अगर वेल प्रिपरेशन उस लेक्चर की उस टॉपिक की हो गई है तो आज के नए लेक्चर में, जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने आपको वैद्युत आवेश, आवेश के प्रकार, कूलाम का नियम और उसी में एक कांस्टेंट था एप्सिलॉन जीरो, जिसको निर्वात की वैद्युशीलता कहते हैं, उसकी छोटी छोटी चीज़ों को हमने कलेक्ट करके एक क्वेश्चन बनाया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, जिसका नाम था एप्सिलॉन जीरो का मान, मात्रक और विमी सूत्र बताइए। ठीक है, इस तरह करते करते हमने आपके लेक्चर को फिनिश किया था और चाहते थे हम कि थोड़ा सा और आगे चलें, लेकिन किसी टेक्निकल प्रॉब्लम से वीडियो कट हो गई थी। चलिए खैर कोई बात नहीं, आज इसी पहले चैप्टर के पार्ट 2 को आज हम शुरुआत करते हैं। और हमने आपको मोटिवेशन स्पीच में जैसा कि बताया था कि बेटा ये टाइम ऐसा नहीं है जो हम आपको पॉइंट टू पॉइंट पढ़ा सकें, या ना ही आपको हम एडवाइस करेंगे कि आप पॉइंट टू पॉइंट पढ़ें। तो हमने एक टारगेट रखा था जिसका नाम था इम्पोर्टेंट फिजिक्स। तो आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट ही पढ़ना है, नो टेंशन। ठीक है, टाइम के हिसाब से अभी तक आपने डिटेलाइज पढ़ा, अब आप सिर्फ इम्पोर्टेंट पढ़िए, सिलेक्टेड क्वेश्चन पढ़िए। ठीक, तो चलिए टाइम को ना बर्बाद करते हुए, अपनी टाइम की कीमत को समझते हुए आज हम पहले चैप्टर के पार्ट 2 को यहीं से शुरुआत करते हैं। तो आज के लेक्चर की बात कर रहे हैं तो बेटा, जैसे चैप्टर का नाम था वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, है ना। तो वैद्युत आवेश के बारे में आपने भली भांति खूब अच्छे से समझा। आज वैद्युत क्षेत्र की बात करते हैं। वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश करना, फिर हम डेफिनेशन आपको बताएंगे। जैसे कोई आवेश कहीं पे रखा है, मान लीजिए ये आवेश यहाँ पे रखा है और इस आवेश के कारण कोई ना कोई बल तो लग ही रहा होगा, आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल। ठीक, मान लीजिए उस बल का प्रभाव इस पॉइंट तक है, इसके आगे नहीं है। तो बेटा इस पॉइंट के चारों ओर का जो क्षेत्र है बस वही वैद्युत क्षेत्र है। लेकिन मान लीजिए इस आवेश के कारण जो वैद्युत बल लग रहा है, आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल, उसका प्रभाव इस पॉइंट तक है। तो बेटा इसके चारों ओर का, इस पॉइंट के चारों ओर का जो क्षेत्र है वो वैद्युत क्षेत्र कहलाएगा। और अगर मान लीजिए इसके कारण जो बल लग रहा है, उस बल का प्रभाव इस पॉइंट तक है, इस बिंदु के चारों ओर का जो क्षेत्र होगा वो वैद्युत क्षेत्र कहलाएगा। और इसके आगे बढ़े, हम मान लीजिए इस पॉइंट पे आए, इस पॉइंट पे, लेकिन हमने देखा कि इस आवेश के कारण जो बल था, उस बल का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ठीक, तो जहां तक उस बल का, इस आवेश के कारण जो बल लग रहा है, उस बल का जहां तक प्रभाव पड़ रहा है, वही रेंज, वही क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र कहलाता है, वही फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाती है। तो ऐसा आप मान के चलिए कि इस बिंदु तक इसका प्रभाव पड़ रहा है, तो इसके चारों ओर का जो क्षेत्र होगा बेटा, बस वही वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ये पूरा जो क्षेत्र है ये आपका वैद्युत क्षेत्र है। ठीक, डेफिनेशन क्या लिखेंगे, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उस आवेश का आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उस आवेश का आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। अगर इस आवेश के चारों ओर इस क्षेत्र में ही आकर्षण प्रतिकर्षण बल कार्य कर रहा है तो बस यही वैद्युत क्षेत्र है। अगर इस आवेश के चारों ओर इतने क्षेत्र में उस बल का प्रभाव पड़ रहा है तो ये वैद्युत क्षेत्र है ना। तो किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उस आवेश का आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कार्य करता है उसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। इसी से रिलेटेड, इसी से टच एक हेडिंग आती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ
इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा बहुत आराम से छोटे छोटे से पॉइंट से हम आपको क्लियर कर दें। इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं ना इसको इंग्लिश में, इसलिए बेटा ई से प्रदर्शित करते हैं, जिससे ई से प्रदर्शित करते हैं। दूसरी बात, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर एक नन्हा सा सूत्र होता है F अपॉन क्यू नॉट या Q0, E बराबर F अपॉन Q0। हमने हमेशा कहा, आज भी कह रहे हैं, आगे भी कहेंगे बेटा, सूत्र आपके सामने हो तो डरने की कोई जरूरत नहीं, हिम्मत से काम लो आप। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F अपॉन Q0। F बल है, Q0 परीक्षण आवेश है। परीक्षण आवेश पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि परीक्षण आवेश एक बहुत न्यूनतम, बहुत अल्पतम, बहुत छोटे से आवेश को परीक्षण आवेश कहते हैं, लेकिन सदैव धनात्मक होता है, ये याद रखिएगा। अच्छा, तो ये बल है, ये परीक्षण आवेश है, और बीच में ये लाइन खींची है अपॉन की, इसको अनुपात कह देते हैं। तो बस बल और परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अगर आपको डेकोरेट डेफिनेशन लिखना है सजा धजा के, तो आप क्या लिखेंगे? वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल और परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल और परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ओके, चलिए तीसरे पॉइंट की बात करें हम जरा। सूत्र आपके सामने रखा है ना? सूत्र जब सामने रखा है तो हम इसी से इसका मात्रक बना सकते हैं, इसी से इसका विमी सूत्र बना सकते हैं। बेटा बल का मात्रक न्यूटन होता है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, बटे को प्रति कहते हैं, तो न्यूटन प्रति कूलाम। क्या बना? न्यूटन प्रति कूलाम। आइए विमी सूत्र में भी आ जाए भाई, है ना? विमी सूत्र भी समझ ले। तो विमी सूत्र की बात करें तो बेटा बल का विमी सूत्र क्या बताया? अक्सर आपने पढ़ा mLT-2, है ना, बटे आवेश का विमी सूत्र पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया AT होता है। अब इन सब को कंबाइन करेंगे तो m l t की पावर 1 को ऊपर करो -1, और ये -2 पहले से है, तो t की पावर -3, और a की पावर 1 है, इसको ऊपर ले जाओ, a की पावर -1। इस तरह से इसका विमी सूत्र बेटा क्या बन गया? इसका विमी सूत्र हो गया mLT-3 a-1 होता है। इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम तथा विमी सूत्र mLT-3 a-1 होता है। यह है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, एक छोटी सी बात आपको और क्लियर कर दें बेटा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा, दिशा को लेके बड़ा भ्रमित रहते हैं बच्चे। भ्रमित होने की जरूरत नहीं बेटा, आज के बाद भ्रमित नहीं होगे आप। ये कोई नेगेटिव चार्ज है, कैसा? ऋण आवेश है, और ये कोई धन आवेश है, पॉजिटिव चार्ज प्लस की। हमने आपसे कहा आप इस पॉइंट पे खड़े होइए, इस पॉइंट पे आप खड़े हो गए। आप खड़े होने का मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड खड़ा है वहां पे, ठीक है? ये आप नहीं बल्कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसा मानिए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का हम डायरेक्शन देखना है, तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसका डायरेक्शन देखना है, तो ऋण आवेश के कारण देख लेना। तो ऋण आवेश के कारण देखोगे तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहां होगा? ऋण की ओर होगा हमेशा। अच्छा, कुछ लोगों के मन में थोड़ा सा डाउट रहता है, कैसा? अभी हमने इस पॉइंट पे कहा कि बेटा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, तो नियम क्या है? ऋण की ओर, तो ऋण की ओर कर दिया। ये देखिए एरो जा रहा है ऋण की ओर, ठीक? इसी तरह हो। अब मान लीजिए हम इस पॉइंट पे खड़े हो गए, आपसे पूछें बेटा इस पॉइंट के हिसाब से बताओ इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, तो आप कहोगे इसका एरो यहाँ को जा रहा, तो चलो यहाँ को कर दे ऐसे, वही तो गलत हो जाता है। अरे बेटा ऋण की ओर बताया ना, तो ये तो ऋण से दूर जा रहा है ना, ऋण की ओर बताया हमने, तो इस पॉइंट के हिसाब से अगर एरो लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे? ऋण की ओर ऐसे लगाएंगे, ठीक? ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब आइए पॉजिटिव चार्ज में। पॉजिटिव चार्ज में क्या होता है बेटा? जैसे ऋण के हिसाब से क्या होता है? ऋण की ओर, उसी हिसाब से धन आवेश में धन से दूर, धन से
दूर। तो अगर पॉजिटिव चार्ज है और इस पॉइंट पे खड़े होकर हम आपसे पूछें कि बेटा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन कहाँ होगा, है ना, तो आप क्या कहेंगे, धन से दूर। धन से दूर ऐसे थोड़ी ना जाएंगे, ऐसे, धन से दूर ऐसे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। अगर हम इस पॉइंट पे खड़े होकर पूछें कि बेटा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ होगा, ठीक है, तो धन से दूर करो ना, ऐसे। अगर ऐसे करोगे तो ये तो धन की ओर, ऐसे एरो लगा दोगे तो ये धन की ओर नहीं जा रहे। आपको कहाँ जाना है, धन से दूर, ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। उम्मीद है कि आपको आज क्लियर हो गया होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, वैद्युत क्षेत्र की दिशा हम कैसे चेक करेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट हेडिंग है, वैद्युत क्षेत्र की जो बेटा तीव्रता होती है उसका परिणामी क्या होगा, तीव्रता का परिणामी क्या होगा। जैसे मान लीजिए कहीं पे आपको दो आवेश दिए गए हैं, तो एक की तीव्रता E1 मान ली, एक की तीव्रता E2 मान ली। अब दोनों का परिणामी हमें कैसे निकालना है, दोनों की परिणामी तीव्रता कैसे निकालेंगे। एक पॉइंट को समझो पहले आप, यदि E1 व E2 एक ही दिशा में हो, एक ही दिशा में हो, मतलब समझो बेटा, तब अब बात समझो, E1 और E2 कह रहा है एक ही दिशा में, यानी E1 का डायरेक्शन ये है, E2 का डायरेक्शन भी यही है, यानी दोनों एक ही दिशा में है, इस तरफ ना, ऐसे हो तो दोनों एक ही दिशा में इस तरफ हो। ठीक, तो दोनों एक ही दिशा में हो तो परिणामी तीव्रता बेटा कैसे निकालते हैं, हमेशा जोड़ के निकालते हैं। परिणामी तीव्रता क्या होगी, E बराबर E1 प्लस E2। दूसरी कंडीशन, यदि E1 व E2 विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में, तब विपरीत दिशा का मतलब समझो, जैसे E1 का डायरेक्शन ये है और E2 का डायरेक्शन ये है, दोनों विपरीत हो गए, एक यहां को भाग रहा, एक यहां को भाग रहा। ठीक, तो जब दोनों विपरीत दिशा में हो तब उनका परिणामी कैसे निकालते, उनकी परिणामी तीव्रता कैसे निकालते बेटा, घटा के निकालते। E1 डिफरेंस E2, डिफरेंस इसलिए लगा दिया कि हमेशा बड़े से छोटे को घटाना है। अगर E1 बड़ा होगा तो E1 माइनस E2 कर दें, और E2 बड़ा हो तो E2 माइनस E1 कर दें। ठीक, तो अगर एक ही दिशा में है तो जोड़ के, और विपरीत दिशा में है तो कैसे, घटा के निकालेंगे। एक कंडीशन और आ जाती है कि ना वो एक ही दिशा में है, ना वो विपरीत दिशा में है, वो कैसे हैं, दोनों ऐसे हैं, मतलब E1 यहाँ को भाग रहा, E2 यहाँ को भाग रहा, है ना, न समान है न विपरीत है, दोनों के बीच में कुछ न्यून कोण बन रहा है, कोई थीटा कोण बन रहा है, मान लीजिए 30-45 अंश का। ठीक, तो देखो समझो जरा, E1 का डायरेक्शन मान लो ये, और E2 का डायरेक्शन ये है। अगर दोनों एक दूसरे से थीटा कोण पर, तब उनकी परिणामी तीव्रता बेटा कैसे निकालते हैं, एक फार्मूला होता √E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा। इससे निकालेंगे, अगर दोनों तीव्रताएं एक ही दिशा में हैं तो उनका परिणामी कैसे निकालेंगे, जोड़ के। अगर विपरीत दिशा में है तो उनका परिणामी कैसे निकालेंगे, घटा के। अगर थीटा एंगल पर है तो उनका परिणामी इस फार्मूले से निकालेंगे। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अगली हेडिंग आप लगाएं बेटा, इसको थोड़ा सा तेल पानी दिया जाए, भूखा है, प्यासा भी है, इसको अगर खुराक नहीं दी जाएगी तो ये बेचारा आप लोगों से फिर चिल्लाने लगेगा, नाराज हो जाएगा, और अगर ये नाराज हो गया तो समझो कि फिर सब काम ही गड़बड़ हो जाएगा। चलो इसको खुराक दे दी है, अब ये चिल्लाएगा नहीं। ठीक, चलिए अगली हेडिंग लगाइए आप, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बेटा हमने आज आपसे शुरू में ही बताया था, ना बताया हो तो अब बता दें कि आज का जो लेक्चर है वो डेरिवेशन लेक्चर है। मतलब आज आपको डेरिवेशन, ये क्या डिस्टर्ब हो गया भाई? आई एम सॉरी बेटा, थोड़ा सा व्यवधान आ गया था। आज आपका डेरिवेशन लेक्चर होना चाहिए, चूंकि हमने आपसे बताया कि डेरिवेशन इसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आज हमारी यही कोशिश है कि हम आपको डेरिवेशन कराएं। लेकिन होता क्या है कि हमें अगर छोटी छोटी सी चीज़ों को हमने क्लियर नहीं किया, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं किया, तो हमें डेरिवेशन में भी प्रॉब्लम होती है और न्यूमेरिकल्स में भी प्रॉब्लम होती है। तो हमारी कोशिश ये है कि थोड़ा सा ज़रूरी नहीं कि नहीं आज ही के लेक्चर में डेरिवेशन हो जाए, डेरिवेशन कल भी हो जाएंगे, ईश्वर हमें स्वस्थ रखे तो बिल्कुल हो जाएंगे। लेकिन छोटी छोटी सी चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक, तो चलिए उसी क्रम में एक छोटी सी चीज़ और जान लें, क्योंकि हम इसको बिना जाने अगर हम डेरिवेशन पे पहुंचेंगे तो थोड़ी तो कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी समझने में। ठीक, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बहुत साफ साफ कह रहा है हेडिंग में, बिंदु आवेश के कारण। बेटा एक लाइन समझो, ये एक लाइन है और हमने इसका नाम दिया है वैद्युत क्षेत्र। ये कोई वैद्युत क्षेत्र है, यहाँ से आता है। ठीक, और यहाँ पर कोई बिंदु O है, इस बिंदु O पर एक आवेश Q रखा है और आवेश Q से R दूरी पर, आवेश Q से R दूरी पर मान लो कोई और बिंदु है, A मान लो, B मान लो, P मान लो। ठीक, आवेश Q से R दूरी पर एक बिंदु है जहां परीक्षण आवेश Q0 रखा है। इसी परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल निकालना है। ठीक, ध्यान दो, पहले फिर से लिखना क्या है आपको, मानते क्या है, लिखते क्या है, उससे आप लोग बहुत घबराते हैं, डरते हैं कि हम भाषा को कैसे याद करें, कैसे लिखें। बेटा भाषाएं याद थोड़ी ना की जाती, भाषाएं याद नहीं की जाती, भाषाएं रटी नहीं जाती, लैंग्वेज को रटा नहीं जाता कभी। आप कोशिश करो समझिए, जो हमने बनाया वो बना के लिख दो, अपने मन से जो लिखोगे वो सबसे अच्छा हो। वैद्युत क्षेत्र बताया ना इस लाइन को हमने। ठीक, माना वैद्युत क्षेत्र के बिंदु O पर कोई आवेश Q रखा है, जिससे R दूरी पर एक परीक्षण आवेश Q0 रखा है। इस परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, माना वैद्युत क्षेत्र के बिंदु O पर कोई आवेश Q रखा है, जिससे R दूरी पर एक परीक्षण आवेश Q0 रखा है। उस परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल। आपने बेटा कूलाम का नियम पढ़ा, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, अच्छे से पढ़ा ना। इसी सूत्र के हिसाब से हम आगे चलते हैं। F बराबर 1/4πε0, दो आवेश है और दोनों के बीच की ये दूरी है R। दो आवेश कौन कौन से बेटा, Q और Q0। ये Q1 हो गया, ये Q2 हो गया। दोनों के बीच की दूरी क्या है, R स्क्वायर हो गया। अभी यार आप पढ़ के जा रहे हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या पढ़ा था, F/Q0। बेटा F का मान क्या निकाला, रख दो, 1/4πε0 Q0 अपॉन R स्क्वायर, हो गया ना पूरा F, और अपॉन में आ जाइए Q0, इससे ये कैंसिल हो गया। E बराबर क्या बचा, जो बचा वो लिख दो, 1/4πε0 1/4πε0 इंटू Q अपॉन R स्क्वायर। बेटा यही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है। हालांकि कोई डेरिवेशन आपने इसको ना समझे, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन नहीं है जो परीक्षाओं में हमेशा आता ही रहता हो, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन इस सूत्र को बिना समझे आगे के जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है वहां पहुंचना आपके लिए नुकसानदायक है। ठीक, अब अगर आप पहुंचेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। और इसके अलावा एक छोटी सी चीज रहेगी बेटा, उसको थोड़ा सा और समझ लो। आप ये ना कहना कि छोटी 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 करके हमें, चलिए
एक हेडिंग लगाइए आप, वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव। बेटा इसको इंग्लिश में इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक, देखिए क्या होता है, बहुत आराम से समझना आप। हमने समान प्रकृति के समान परिमाण के दो आवेश लिए। समान परिमाण का मतलब एक जैसे मान हो जिनके, है ना, जिनके मान समान हो। तो अगर ये Q है तो ये भी Q है, तो दोनों एक से मान है ना। ठीक, लेकिन विपरीत प्रकृति के होना चाहिए। विपरीत प्रकृति का मतलब चिन्ह से होता है। अब विपरीत प्रकृति के कह रहा, तो उसका मतलब ये कि एक नेगेटिव चार्ज हो तो दूसरा पॉजिटिव चार्ज हो, अपने आप विपरीत प्रकृति के हो जाएंगे, है ना। बहुत आराम से समझ। अब ऐसे दो आवेशों को हमने एक दूसरे से बहुत अल्प दूरी पर रखा, बहुत अल्प दूरी पर रखा, बहुत सूक्ष्म दूरी पर। तो इस तरह से, अच्छा, इस अल्प दूरी को बेटा क्या कहते हैं? अल्प दूरी को कहते हैं 2L, यानी दोनों आवेशों के बीच की दूरी को 2L कहते हैं। इस तरह हमने ये पूरा एक सिस्टम बनाया, ये पूरा एक सिस्टम। ठीक, इसी सिस्टम को, सिस्टम मींस निकाय, इसी निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। परिभाषा सुनिए आप। फाइनली दो समान और विपरीत प्रकृति के, समान क्यों? क्योंकि Q यहां है, Q वहां भी। विपरीत क्यों कह रहे? क्योंकि यहां माइनस का Q है, वहां प्लस का Q। दो समान और विपरीत प्रकृति के आवेशों को एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखने से बनने वाले निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। फिर से सुनिए, दो समान और विपरीत प्रकृति के आवेशों को एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखने से बनने वाले निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। वैद्युत, इसी का एक रिश्तेदार है वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। अब हम क्या बताएं बेटा कि कितनी इंपॉर्टेंट हेडिंग है ये। ठीक, जितना इंपॉर्टेंट आप समझ सकें उतना इंपॉर्टेंट कहते हैं। ठीक, इतनी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसकी डेफिनेशन को समझने के लिए थोड़ा सा हम अपने हिसाब से आपको समझाएंगे। देखिए पहली बात तो ये कि वैद्युत द्विध्रुव का जो आघूर्ण होता है उसको हम P से प्रदर्शित करते हैं। किससे? P से प्रदर्शित करते हैं। सीधा सीधा दिमाग में लो बेटा, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सीधा दिमाग में पहुंचेगा। आप सिर्फ ध्यान दिया करो मेरे लेक्चर की। दूसरा पॉइंट क्या है? वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण जो P होता है उसका एक सूत्र होता P बराबर Q इंटू 2L। अब आए हम जब अपने तीसरे पॉइंट में, तो तीसरा पॉइंट क्या है? इसकी डेफिनेशन, इसकी परिभाषा। तो हमने क्या कहा बेटा, बार बार आपसे कहते हैं कि सूत्र सामने हो तो फिर परिभाषा से कोई आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपने एक कहावत सुनी होगी कि सैया कोतवाल तो फिर डर पाएगा, है ना। चलिए, P बराबर Q इंटू 2L। अब Q क्या है? इनमें से कोई एक आवेश है, अब वो भले पॉजिटिव हो या भले नेगेटिव हो, कोई एक आवेश लेना। ठीक, और 2L क्या है? दोनों आवेशों के बीच की दूरी है। और हम यहां देख रहे हैं Q इंटू 2L, यानी दोनों का गुणा कर दीजिए। डेफिनेशन सुनो, दो में से कोई एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। दो में से कोई एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। ओके, चलिए सूत्र सामने है, सब कुछ आप कर सकते हैं। अगर हम बेटा इसके मात्रक की बात करें, इसके विमी सूत्र की बात करें, तो मात्रक बेटा सूत्र सामने समझो। आवेश का मात्रक कूलाम होता है, 2L दूरी है और दूरी का मात्रक मीटर होता है ना। तो कूलाम इसका और मीटर इसका, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या बना? कूलाम मीटर। कूलाम मीटर। अच्छा, विमी सूत्र समझो।
आवेश की विमा क्या बताई बेटा, AT, एक मिनट, तथा विमी सूत्र, विमी सूत्र, आवेश की विमा AT, लंबाई या दूरी की विमा L, तो इसकी विमा क्या हो गई, इसका विमी सूत्र क्या हो गया, ATL, होता है, होता है ना, इसका मात्रक कूलाम मीटर, कूलाम मीटर, तथा विमी सूत्र ATL होता है। अगर आप ATL 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 ATM 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 हमेशा करते रहते हैं, आपके पर्स में हमेशा पड़ा रहता, उस नजरिए से आप याद रखिएगा कि ATL। और अगर आपको ऐसे ना याद रहे तो बेटा A के बाद जैसे ATL है तो T पहले कर दो, A बाद में कर दो, और L तो है ही, है ना, तो इस हिसाब से TAL ताल बन गया, ऐसे आप कर लो। और अगर ऐसे भी नहीं करना है तो L को पहले कर दो, A तो है ही बीच में, T को L की जगह कर दो, ये बन गया लात। आप इस तरह से याद कर लो, ठीक है। तो ATL कर लो या ताल कर लो या लात कर लो, जैसे आपको याद करना बेटा वैसे आप याद कर लो, ठीक है। अच्छा, एक बात और इसके चौथे पॉइंट में बताएं कि बेटा ये सदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है। सदिश राशि, ठीक। अच्छा, ये तो हमने बहुत आसानी से बता दिया कि सदिश राशि होती है। भाई कोई भी राशि हो, सदिश होगी, आदिश होगी, ठीक है। अच्छा, लेकिन हम ये भी तो समझें कि सदिश है तो फिर इसमें दिशा होगी। जब सदिश है तो दिशा होगी तो कहाँ होगी, ठीक। इसके बारे में आपको शायद जानकारी कुछ बच्चों को ना हो। बेटा इसकी दिशा की बात करें हम तो ये ऋणावेश है, ये धनावेश है ना। आज हम आपको क्लियर कर दें, हमेशा इसकी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। कहाँ होती है, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। यानी अगर इसकी दिशा देखें हम तो यहाँ पे हम अलग से बना रहे, ये माइनस Q आवेश है, ये प्लस Q आवेश है, और ये दोनों के बीच की दूरी 2L है। तो अगर हम इसकी दिशा की बात करें तो कहाँ होगी, ऋण आवेश से हमेशा धन आवेश की ओर होती है, ठीक। ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा। तो चलिए ये आपका कंप्लीट हो गया। तो छोटी छोटी तमाम चीजों को, तमाम आपका जो इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट था वो हमने आपको क्लियर कराया, ताकि आपको डेरिवेशंस में, न्यूमेरिकल्स में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आज इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं, और अगला लेक्चर जो आपका होगा वो आपको मिलेगा, सिर्फ डेरिवेशन ही मिलेंगे उसमें, और इसके जो बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है वही डेरिवेशन आपको हम अगले लेक्चर में सारे करा देंगे, और इसके बाद चलेंगे न्यूमेरिकल में, ठीक। तब तक के लिए अलविदा, तब तक के लिए बाय।